नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का लीगल नोटिस आता है या फिर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का लीगल नोटिस आता है, किसी बैंक का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नोटिस से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद नोटिस का डर भी आपके मन से खत्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि हमें पता चले कि हमारी लीगल एडवाइस, हमारी फ्री लीगल एडवाइस सेवा आपके लिए काम की है या नहीं है, ताकि हमें और वीडियोस पोस्ट करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लीगल नोटिस या सूचना पत्र का सिलसिला चालू होता है जब आपकी ईएमआई बाउंस होने लगती है या फिर ईसीएस बाउंस होने लगती है। इसके अतिरिक्त आपका अकाउंट जब एनपीए हो जाता है तब लगातार आपको लीगल नोटिस आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी किस्तें बाउंस होने लगती है तो आपको लीगल नोटिस के रूप में डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस आएंगे, जिसके माध्यम से बैंक आपसे रिक्वेस्ट करेगी या धमकी देगी कि अगर आप ईएमआई बाउंस करेंगे या ईएमआई का पैसा नहीं भरेंगे तो आपके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। आपके खिलाफ 318 बीएनएस यानी कि 420 धोखाधड़ी का केस आपके खिलाफ फाइल किया जा सकता है। इस तरह की कई धमकियां आपको नोटिस के माध्यम से वे देंगे ताकि आप अपनी ईएमआई भर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन नोटिस का जवाब या रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे तो स्वयं दे सकते हैं या फिर अपने एडवोकेट के मार्फत भी दे सकते हैं। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो भी यह कोई अपराध नहीं है। आपके खिलाफ नोटिस का रिप्लाई नहीं देने के कारण कोई अपराध नहीं बनता है। इसके बाद जब लगातार 3 ईएमआई आपकी बाउंस हो जाएगी या फिर 90 दिनों तक आप बैंक की ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपका अकाउंट बैंक एनपीए कर देती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर देती है। उसके बाद आपको एनपीए के संबंध में नोटिस आने लगेंगे। सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सरफेसी एक्ट का नोटिस आपको मिल सकता है। एक्चुअल में अकाउंट एनपीए होने के बाद ही बैंक सख्ती से या ज्यादा सतर्क होकर आपको नोटिस भेजती है। यह नोटिस आपको बैंक के पैनल लॉयर या फिर बैंक में बैठे जो वकील रहते हैं, उनके लीगल एडवाइजर रहते हैं, उनकी तरफ से भेजे जाते हैं। इन नोटिस का रिप्लाई भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। थर्डली, अगर आपने बैंक से लोन लेते वक्त उन्हें कोई चेक अपने जमा करवाए थे तो बैंक ईएमआई वसूल करने के लिए उन चेक को खाते में लगाएगी, उन्हें बाउंस करवाएगी और इसके संबंध में आपको 138 यानी कि चेक बाउंस के नोटिस भी भेज सकती है। अगर बैंक आपको चेक बाउंस के नोटिस भेजती है तो उसके 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर बैंक आपके खिलाफ 138 की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर आपको 138 का नोटिस आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आप अपने लीगल एडवाइजर या एडवोकेट की मदद से उसको डिफेंस कर सकते हैं, वरना आपके खिलाफ कुछ टाइम तक समन्स भेजने के बाद आपके खिलाफ जमानती यानी कि बेलेबल वारंट या फिर अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। तब आपको अपनी जमानत करवानी पड़ सकती है। हालांकि 138 का जो प्रकरण है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानती अपराध है, उसमें आसानी से आपको जमानत मिल ही जाती है। बट फिर भी आपकी मौजूदगी में अगर वो केस चलेगा तो आपको उससे बेनिफिट हो सकता है, या फिर फ्यूचर में लोक अदालत में आपका सेटलमेंट भी बड़े अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा लोन डिफॉल्ट होने के बाद या एनपीए होने के बाद बैंक अगर चाहेगी तो आर्बिट्रेटर के समक्ष केस फाइल कर सकती है। तब आपको आर्बिट्रेटर के यहाँ से भी नोटिस आ सकता है, या फिर इसके पूर्व आर्बिट्रेटर सजेशन का नोटिस भी आपको आ सकता है। एक लिस्ट आपको आर्बिट्रेटर की देंगे जिसमें से आपको एक आर्बिट्रेटर अपनी मर्जी से नियुक्त करना होगा, ताकि दोनों की कंसेंट से एक आर्बिट्रेटर नियुक्त हो और उसके समक्ष आपका एनपीए का केस चले। इसके अलावा बैंक अगर आपके खिलाफ सिविल सूट या कोई कोर्ट में केस फाइल करती है तो वहां से भी आपको एक नोटिस प्राप्त हो सकता है। इसका नोटिस भी अगर आपको मिलता है तो अपने लीगल एडवाइजर या एडवोकेट की मदद से आप इसका जवाब दे सकते हैं और इसे डिफेंस कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आपको लोक अदालत के संबंध में या और कोई नोटिस भी मिल सकता है, जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। उसे अच्छे से पढ़कर आपको एक लीगल एडवाइजर की मदद से उसका रिप्लाई देना है या फिर उस पर एक्शन लेना है। मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस आता है तो आपके लिए YouTube की सभी एडवाइस हेल्पफुल नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिफरेंस होता है। इसलिए हर लीगल एडवाइस हर व्यक्ति के लिए काम की नहीं होती है। इसलिए सिर्फ मात्र YouTube की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए आपको फैसला नहीं लेना है। इस तरह की लीगल एडवाइस सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए या फिर रूट प्लान के लिए होती है। और सबसे मुख्य सवाल जो आपका था कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का लीगल नोटिस, अगर आपको सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस आता है, उसके संबंध में यह होता है कि अगर आपकी ईसीएस यानी कि अगर आपके अकाउंट से किस्तें ऑटो डेबिट होती थी और आपकी किस्तें नहीं कट रही है तो आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ सकता है।
उसके संबंध में भी आप या तो EMI भर दें, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा भर दें, अगर आप चाहें तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं, या फिर कुछ टाइम वेट करके आप उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट NPA हो चुका है तो आपको पेमेंट ऐसे नहीं डालना है। सबसे पहले उसमें से पेनल्टीज या अदर चार्जेस जो आपके लिए लगाए हैं वो सभी हटवा कर ही आप अपनी EMI भरें, ताकि कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो सके। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्यूरी है और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।